मंदिर बनने से क्या आपको शिक्षा मिल जाएगी, अगर इसकी जगह अस्पताल बन जाता। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें। उनसे पूछा जाए कि आपकी फिल्मों से लोगों को क्या मिल जाता है, कौन सी शिक्षा मिल जाती है। आप जिस तरीके की फिल्में बनाते हैं उस समाज के अंदर नग्नता के अतिरिक्त और कुछ नहीं परोसते हैं। 5 योजनाएं बताइए भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों के लिए लाभकारी रही हो, जो जमीनी स्तर पर। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, मैंने अभी 2-3 दिन पहले उनका भी पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने बताया कि करीब 1500 ब्राह्मण है जिनको जो है इनकाउंटर के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से सेट कर दिया गया। वो 1500 की सूची आपको उन्होंने बता दी, और अगर उनके पास 1500 की सूची होती तो अब तक जारी कर देते। जिनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड खुद अपने में इतना ज़्यादा गंदा है जी, वो क्या बात करेंगे कि, और ब्राह्मण की बात करते हैं, इस मामले में ब्राह्मण हो जाते हैं। जब पिछड़ों को, दलितों को, दूसरे ब्राह्मणों को, अन्य वर्गों को सताते थे तो उसकी चर्चा नहीं करते वो लोग। ब्राह्मण सुरक्षित है फिर। अच्छा, आप ये बताइए कि अपराधी के साथ कौन सा व्यवहार होना चाहिए। कानून में बुलडोजर तो नहीं लिखा है ना? कानून में बुलडोजर के बारे में तो नहीं लिखा है। जो कानून से खिलवाड़ करेगा, जो कानून को चुनौती देगा, तो उसके साथ तो उसी तरीके का व्यवहार होना चाहिए। मतलब एक तो अम्बेडकर साहब वाला संविधान और दूसरा जो है नहीं, अम्बेडकर जी के संविधान के तहत ही देश चल रहा है। अम्बेडकर साहब वाली किताब तो राहुल गांधी लिख गए, और अम्बेडकर जी के जो संविधान है उसके सबसे ज्यादा किसी ने अगर धज्जी उड़ाई है तो कांग्रेस ने उड़ाई। तो अगर जैसे योगी जी की बात कर रहे हैं तो वो जैसे बुलडोजर चलवा देते हैं, सही है? पे एक माफिया अपनी बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर देता है, ये सही है कि उस माफिया से जमीन छीन करके गरीबों में बांट दी जाए, ये सही है? आप ये कल्पना कीजिए 27 में कितनी सीट आएंगी भाजपा की? बिहार देख लीजिए, वही हवा इधर भी रहेगी। तो एक चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए? पार्टी मदद करती है। जो कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि वहां पैसा दो टिकट लो। ये तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, योगेश शुक्ला जी हैं। बख्शी का तालाब विधानसभा से अभी करंट एमएलए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनकी जर्नी बड़ी रोचक है। लोकल पॉलिटिक्स से एमएलए तक का सफर है। तो सर से जानेंगे कि भैया किस तरह से लोकल की राजनीति करते थे, फिर धीरे टक टक करके एकदम ऊपर आ गए। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो में। आज इस पॉडकास्ट के जरिए जो आपके समर्थक हैं या जो भी दर्शक होंगे, और आप कानपुर से भी हैं और मैं भी कानपुर से हूं, तो लोग जानेंगे कि भैया कैसे कैसे आपने शुरुआत की। तो स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई, पैतृक निवास कौन सा रहा, बताइए। पैतृक निवास तो मेरा लखनऊ ही है जी। लखनऊ के पास एक बख्शी तालाब है जहाँ से मैं एमएलए हूँ जी। उसी के पास एक गांव है पहाड़पुर जी। मूलतः मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और स्वाभाविक है कि क्योंकि मैं बख्शी तालाब से का रहने वाला हूँ तो वहीं से मैं एमएलए भी हूँ और वहीं की राजनीति में करता रहा हूँ। तो राजनीति की जैसे अगर हम शुरुआत की बात करें तो घर में जब पिताजी माताजी लोग होंगे, जब आपकी उम्र वही 20-25 की रही होगी, 25 के बाद इन जनरल लोग पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, तो उन्होंने कहा कभी कि राजनीति करिए? नहीं, मैं 25 से पहले ही मैंने शुरू कर दी थी राजनीति, और मैं उसके काफी पहले मैं प्रधान हो गया था। 25 से पहले प्रधान हो गए थे? हो गए थे, मैं प्रधान हो गया था। अब इसके बाद फिर लोगों ने एक मेरे खिलाफ कोर्ट में भी डाला कि एक कम उम्र के कैसे प्रधान हो गए। और मुझे याद है कि लखनऊ के अखबारों में इस बात की चर्चा हुई कि छपा था कि लखनऊ में सबसे कम उम्र के प्रधान है। तो ये तो गांव के और क्षेत्र के लोगों का प्यार था कि उन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर मुझे प्रधान भी बना दिया था जी। और कोऑपरेटिव में मुझे उस समय मुझे याद है कि मैं बहुत कम उम्र में ही डेलीगेट भी हो गया था वहाँ। अच्छा। वहाँ से, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में मैं डायरेक्टर भी रहा हूँ। तो यही सब जर्नी है, क्योंकि एक राजनीति के प्रति एक मैं देखता था कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक साफ सुथरी राजनीति मुझे दिखती थी दूर से। तो राजनीति में तो मैं पहले आ गया था जब मैं प्रधान था। लेकिन जो राजनीति में बीजेपी में आने का केवल एक कारण ये रहा जी कि मैं वैचारिक रूप से अपने को बड़ा नज़दीक पाता था। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही मेरे जीवन का
एकमात्र पार्टी होगी जिसमें मैं रहूंगा, तो मैं उसी में रहा। तो वैचार कैसे मिले, कब ज्वाइन करी भारतीय जनता पार्टी? ये एक मामले में थोड़ा सा माननीय रक्षा मंत्री जी वर्तमान में जो हैं वो 1991 में शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश के। शिक्षा मंत्री के रहते हुए उन्होंने जिस तरीके का काम शिक्षा के क्षेत्र में किया, मुझे लगता है कि वो सरकार केवल शिक्षा के मामले में याद की जाती है कि जब वो नकल अध्यादेश लाए थे 1991 की बात, 1991 में लाए थे, और जिस तरीके से शिक्षा पे उन्होंने शिक्षा पे जो नकल होती थी उस पर रोक लगाई थी जी, वो इतना ज्यादा प्रभावी था कि आप कल्पना करिए कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट कभी 60%, 70%, 80% आता था, वो उतर करके वो 12-13% पे आ गया। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो कितनी शक्ति हुई होगी। तो उसी के बाद माननीय रक्षा मंत्री जी ने, उस वर्तमान रक्षा मंत्री जी ने निर्णय लिया कि वो महोना से चुनाव लड़ेंगे, जो बख्शी तालाब की सीट है, पहले महोना के नाम से जानी जाती थी जी, परशिवन के पहले। तो वो चुनाव लड़े। अब उस चुनाव में चूंकि भाई स्वाभाविक है कि मैं चुनाव में लगा, मैं प्रधान था। लगने के बाद पूरी तरीके से उस चुनाव में ही नहीं लगा, बल्कि मैं पूरी तरीके से माननीय राजनाथ सिंह का ही होके रह गया जीवन में, कि इतनी साफ सुथरी उनकी छवि भी थी और उनका राजनीति करने का तरीका भी था कि उससे मैं बहुत प्रभावित था। तो राजनाथ साहब से मुलाकात कब हुई पहली दफा? क्योंकि आप तो लोकल के पॉलिटिक्स कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। जब 93 में चुनाव वो लड़े, तो हमारे परिवार के भी लोगों का पहले से ही, मेरा भाई पत्रकार था तो उनका भी परिचय था जी, और मेरे परिवार के अंदर इस बात की छाप थी कि एक शिक्षा मंत्री किस तरीके से काम करना चाहिए और कर रहा है। बढ़िया मैसेज था, मतलब घर में बढ़िया इमेज बनी थी। पूरे घर पे क्या, जितना प्रबुद्ध वर्ग था उसके अंदर ये था कि नहीं, वास्तव में राजनाथ सिंह जी ने एक अद्भुत काम किया है। ये दूसरी बात है कि एक वर्ग ऐसा भी था जो इसी बात को इशू बनाता था कि वो रक्षा मंत्री ने बच्चों के साथ इतनी ज्यादती कर दी, मेरी सरकार आएगी तो हम नकल करवा करके पास करवा देंगे आप लोगों को। ये आप देखिए जरा था कि ये दावे हुआ करते थे, ये दावे करते थे, ये भाषणों में कहते थे। राजनीति का कितना अवमूल्यन था ये, कि इस मूल्यहीन राजनीति का एक मिसाल हो सकती है कि अब मेरी सरकार आई तो हम आपको नकल करवाएंगे। ठीक बात। तो वो वक्त था और वो चुनाव लड़े थे, तब से मैं उनके थोड़ा सा नजदीक गया। वो चुनाव कब लड़े, कौन से 93 में लड़े वो। 93 में चुनाव वो बख्शी तालाब से लड़े, महोना से लड़े। उस समय जब परसिमन नहीं हुआ, पुराना परसिमन था। हाँ, पुराने परसिमन में उसको इस सीट को ही महोना बोलते थे। अच्छा, इसी सीट को बाकी सीट का काफी फिर अब अंतर हुआ, लेकिन वो सीट बख्शी तालाब की महोना थी। पुराना दौर तो जो है संघर्ष का रहा। संघर्ष का इसलिए रहा कि भाजपा की सरकार बीच में कुछ दिन के लिए रही, फिर चली गई, फिर बसपा सपा बीच में चलता रहा 2000 से लेके इधर। हालांकि राजनाथ साहब भी बीच में मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। अभी अगर 2017 से बाद का देखेंगे तो योगी जी हैं लगातार, तब से भाजपा की लेगेसी चल रही है। केंद्र में मोदी जी, तो तब में और अब में क्या अंतर है, क्या आप अच्छा पाते हैं? चुनाव, सरकारों का आना, सरकार का जाना, बीच में सरकार नहीं रही। सरकार कुछ दिन कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इससे अगर हम विचारों की राजनीति करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विचारों से हट करके केवल अपने हितों की राजनीति करते हैं तो हम सत्ता लोलुप हैं, हम उसकी ओर भागेंगे। आप कभी गए? नहीं, कभी नहीं। हम सब सोच भी, ये दिमाग में बात नहीं आती कि हम किसी दूसरी जगह चले जाएं।
तालमेल नहीं खाता बाकी जगह। नहीं नहीं, तालमेल की बात ही नहीं है। वैचारिक रूप से आज आप देखिए कि अभी बिहार का चुनाव हुआ है, हम उसी पे आ रहे हैं, बिहार इलेक्शन पे किस तरीके की बयानबाजी हो रही थी। मुझे लगता है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कम से कम वैचारिक राजनीति अगर हो तो जनता के सामने क्लैरिटी रहती है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। लेकिन आप केवल वोट आधारित राजनीति करते हैं कि वोट के लिए आप कह सकते हैं कि मंदिर बनने से क्या मिल जाता है, मंदिर बनने से क्या आपको शिक्षा मिल जाएगी, अगर इसकी जगह अस्पताल बन जाता। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें। कोई उन लोगों से पूछे कि जो लोग ये बयान दे रहे थे, उनसे पूछा जाए कि आपकी फिल्मों से लोगों को क्या मिल जाता है, कौन सी शिक्षा मिल जाती है। आप जिस तरीके की फिल्में बनाते हैं वो समाज के अंदर नग्नता के अतिरिक्त और कुछ नहीं परोसते। जी, बिहार चुनाव एकदम बढ़िया मानते, एकदम निष्पक्ष हुआ है, फेयर रिजल्ट है। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और आपको चुनाव की पद्धति, मशीनों के काम करने के तरीके, वीवीपैट का आ जाना, आप इस पे सब पे आप निगाह डालें तो किसी भी दशा में एक भी वोट ना तो कोई फर्जी डाल सकता है और ना तो ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती। कोई करके आज तक जिन लोगों ने इस बात का बयान दिया कि वो चुनाव में बेईमानी होती, हम कहते हैं चुनौती है कि दुनिया में कोई व्यक्ति, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक ईवीएम में हेर फेर करके दिखा दे। कोई आज तक नहीं दिखा पाया, केवल बयानबाजी होती। इससे पहले जो है मैंने रविदास मल्होत्रा जी का किया था, उन्होंने कहा राजनाथ साहब ने जो है ईवीएम में वो करके जीत गए लोकसभा। और अगर मैं कहूं कि वो जब विधायक का चुनाव जीते थे तो उन्होंने फेरबदल कर दी होगी कहीं पे, वो तब कहते हैं कि सरकार तो आपकी, जिस तरह अगर वो कुछ भाई कैसे जीत गए, कैसे विधायक हो गए थे वो। अगर मशीनों में फेरबदल हो सकती तो रविदास मल्होत्रा कभी विधायक न होते। कोई उनकी इतनी लोकप्रियता भी नहीं थी जी। लेकिन ये शर्मनाक बयान है कि जब आप जीतते हैं तब कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, नहीं जीते तो जो है जब आप चुनाव हार जाते हैं, मैं कहूं कि रविदास मल्होत्रा ने मशीनों में गड़बड़ी की होगी, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार हार जीत का अंतर थोड़ा कम था। 10,000 का था। नहीं 1.5 लाख से जीते मानी। अच्छा, लोकसभा में। हाँ, तो हमें कहना चाहिए इन लोगों ने फर्जी वोट डाल करके, गलत वोट डाल करके, एक व्यक्ति जो है 4 वोट डाल करके इतनी हमारी लीड को कम किया आपने। तब भी मशीनों के साथ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। ठीक बात, एग्री। जो आरजेडी की अगर सबसे बड़ी हार का कारण अगर देखें तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि चाहे वो आरजेडी हो जी या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके लिए जरूरी होता है कि आपका जुड़ाव जनता से निरंतर बना रहना चाहिए। चाहे वो कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ाव हो, चाहे सामाजिक तौर पे लोगों के पास आने जाने का जुड़ाव हो, सरकार के जो भी सरकार गरीबों के लिए देती है उनका सही तरीके से वितरण का मामला हो। अगर ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं तो जनता भी उनके साथ खड़ी होती है। मेरा अनुभव है कि बीजेपी के अतिरिक्त जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये जनता के साथ कभी खड़ी नहीं होती। चाहे वो कोरोना काल हो, आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का के कार्यकर्ता जनता के बीच में खड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी थी। किसी सामाजिक संगठन के लोग अगर जनता के साथ खड़े थे तो आरएसएस था। इसके अतिरिक्त ये लोग घर से नहीं निकले, इनको इतनी दहशत थी। इन्होंने ये दुष्प्रचार जरूर किया कि महामारी फैलती रहे, लोग मरते रहे, कि आप वैक्सीन तक न लगवाइए, इस तरीके का दुष्प्रचार करते रहे। तो इन लोगों ने खुद वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? वो चोरी छिपे लगवाए होंगे, जरूर लगवाए होंगे, लगवाए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये
डर तो था ही इन लोगों को कि अपनी जान बचाओ, कभी जनता के बीच नहीं जाते। ये लोग सेवा करने नहीं गए, कहीं गए हो आप हमको दिखाइए, आप फोटोग्राफ दिखाइए, आप किसी प्रदेश के वो किसी अखबार की कटिंग दिखा दीजिए मुझे, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमको बतावे कि वो कहाँ पे। और मेरे मोबाइल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा पर डे की कि हम लोग गेहूं आपने रोज काम किया, रोज मैं ही नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, बीजेपी का हर कार्यकर्ता, आरएसएस पूरी विंग, पूरा आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, लेकिन लोगों के बीच जानकारी, ये चिंता नहीं की कि कल मुझे भी कोरोना हो सकता है, हुआ, जाने कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी, लेकिन जिनको जान गंवानी पड़ी उनके अंतिम संस्कार में गए हुए लोग जब लौटे अंतिम संस्कार करके तो पुनः उसी सेवा में जुट गए, जिसके चलते उस व्यक्ति की जान गई थी। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, देखो हमारे किसी व्यक्ति की जान चली गई। ठीक बात। समाजवादी पार्टी आपको कैसी पार्टी लगती है? मुझे लगता है कि आपसे मैं पूछता हूं कि आप बताइए उसका क्या विजन है, सोच क्या है? वो तो डेवलपमेंट प्लानिंग और इसकी बात करते हैं। किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? वो तो कह रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, कि आगरा एक्सप्रेस, हाँ सॉरी आगरा एक्सप्रेस वे, हाँ आगरा एक्सप्रेस पे आपको याद होगा उन्होंने कहा JPNIC भी बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई। मुलायम सिंह ने जिस समय उसका शिलान्यास या समझिए इनॉग्रेशन के लिए शुरुआत करने जा रहे थे, उसकी शिला रखने, न्यू पूजन करने जा रहे थे, मुझे उनका भाषण याद है, मुलायम सिंह जी का। उन्होंने कहा था कि ये आप योजना तो बना चुके हैं, लेकिन आज मुझे वो तारीख आप बता दीजिए, क्योंकि आपकी योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। ये भाषण था उनका। वो वीडियो क्लिप सैनिक स्कूल के लिए था, सैनिक स्कूल का था, वो हमने देखा हुआ, सैनिक स्कूल का था, इसी कार्यक्रम का था। हाँ। जब ये आगरा एक्सप्रेस वे का, उन्होंने कहा कि तो अधिकारियों ने कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि चुनाव, वो सैनिक स्कूल का क्लिप है, वो मैंने भी देखा हुआ है। सैनिक स्कूल के नहीं, लेकिन इसी कार्यक्रम का था ना, जब इसी का शिलान्यास करने जा रहे थे। हाँ, ये बात सही है, इसी का करने जा रहे थे ना, वहां पे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आप कोई काम पूरा नहीं करते, बट पूरा तो किया। चुनाव था, अरे कुछ भी रहा हो, पूरा आप बताइए। चुनाव न रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पूरा किया। चुनाव न रहने के बावजूद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरा किया। 5 योजनाएं बताइए भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों के लिए लाभकारी रही हो, जो जमीनी स्तर पर हो। आपको याद होगा जब कोरोना आया था तो दुनिया के सभी देशों में जो विकसित देश थे वहां पे भी कितना बड़ा संकट था, लेकिन भारत के विषय में लोग कल्पना करते थे कि भारत ऐसा देश जहां के गरीब लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो यहाँ भूखमरी फैल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना काल के अंदर जो निःशुल्क बिना पैसे के खाद्यान्न देने का वितरण शुरू हुआ, वो आज भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अगले 29 तक अभी और चलेगा। बिना पैसा दिए ले सकते हैं, बिना पैसे के 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। दूसरा, जिन लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके घर में भी गैस सिलेंडर आ सकता है, उनको गैस सिलेंडर देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लोगों के घरों में शौचालय नहीं थे, 9 करोड़ शौचालय अगर बनाए गए तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए गए। 5 करोड़ आवास जो ईमानदारी के साथ डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा दे दिए गए, सीधा उनका पैसा उनको दिया गया। लोगों के घरों में निःशुल्क बिजली पहुंचाई गई। 18,000 गांवों के अंदर जो आजादी के बाद अब तक जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ था उनको विद्युतीकरण करवाया गया। किसानों को 6,000 रुपए की सम्मान निधि दी गई। परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, कोई भी योजना नहीं थी। आपके पास मकान बेचने के, आपके पास दुकान बेचने के, आपके पास जमीन बेचने के, आपके पास जेवर गिरवी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था।
लेकिन ये पहली सरकार है जिसने 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा दिया, आयुष्मान कार्ड दिया। कि आप कोई बीमार होता है 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। इसके बाद मान लो आपके पास आयुष्मान नहीं है, कोई बात नहीं, आप केवल 3 कागज चाहिए। एक डॉक्टर कितने का एस्टीमेट बनाता है, दूसरा आपका आय प्रमाण पत्र, और तीसरा आधार कार्ड, चौथा एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, हो जाएगा काम। और आपको मैं बैठा हूं, कैसे करेंगे? मैं अपने क्षेत्र के अंदर जिनका आयुष्मान कार्ड से इलाज मतलब नहीं बन पाया था, हाँ। उनको 11 करोड़ रुपए अब तक दिला चुका हूं। वो कैसे दिलाते? बस मैंने बता दिया ना कि मुख्यमंत्री कोष से, मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता से। तो ये पहली बार हो रहा है ना। एक और थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहे हैं आपको, एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी आयुष्मान कार्ड पे कि भैया 4 लोगों का मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए, हमारी फैमिली 3 लोगों की है। नहीं, हाँ, ये आयुष्मान पे नहीं था। हाँ, आयुष्मान पे ये था कि 6 लोगों को होना चाहिए। हाँ, सॉरी 4 नहीं 6 था। हाँ 6 होना चाहिए। वो जितने गरीब परिवार थे उनका सबका बन गया था, और बाकी तो बीच वाले रह गए। नहीं, दूसरा आप देखिए ना, 70 साल के ऊपर सबका बन गया। अब 70 साल के ऊपर जितने हैं उनके सबके बन गए। अब इसके अतिरिक्त जो लोग हैं जो रह गए उनका क्या? नहीं, अब देखिए, एक लोग ये भी कह रहे थे, इसको और कंप्लीट कर दें हम, लोग ये भी कह रहे थे कि यार बड़े परिवार तो मुस्लिम्स के होते हैं, सरकार हमारी है कि इन लोगों की। आप ये बताइए कि जो आवास हमने दिए हैं, क्या उसमें मुसलमानों के आवास नहीं है? उसमें है, सबके। जो गैस सिलेंडर दिया गया, क्या उसमें मुसलमानों के नहीं है क्या? मतलब सबका साथ, सबका विकास। जो आवास दिए गए, जो शौचालय दिए गए, जो बिजली के कनेक्शन दिए गए, जो किसान सम्मान निधि दी गई, जो 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, हम किसके साथ भेदभाव करते हैं? आप ये बता दें। आपने अपने क्षेत्र में कार्य कौन कौन से करे अभी तक? मेरे क्षेत्र के अंदर एक तो सड़कों के मामले में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय पीडब्ल्यूडी भी देख रहे हैं। तो पहले से भी काम में तेजी थी, अब तो और भी काम में तेजी है जी। कोई भी सड़क जो टूटी है वो निश्चित तौर पे बनेगी, और निर्माण कार्य चल रहे हैं। जेपीएनआईसी बंद पड़ा है, समाजवादी पार्टी हमेशा इस पे घेरती है कि जेपीएनआईसी बंद कर रखा है, कोई भी योजना आप ओपन कर दें, सरकार को लाभ मिलेगा। नहीं, सरकार को लाभ एलडीए को दी जा चुकी है। एलडीए उसकी मरम्मत कराएगा, मरम्मत कराने के बाद जिस तरीके से एलडीए चाहेगा उसका उपयोग होगा, और जनहित में उपयोग होगा, उसमें लाभ कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन इनकी कोई भी योजना ऐसी आप बता दीजिए जो भ्रष्टाचार में डूबी ना हो। तो सरकार की ये भी तो जिम्मेदारी है कि अगर आंख के सामने भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी भी जांच हो। तो जब भ्रष्टाचार था तो जांच हो रही, उसके लिए तो सरकार जांच कर रही ना अभी, लेकिन अभी तक तो कुछ पकड़ा नहीं गया। नहीं, हम कहते हैं ये तो आप कह रहे हैं ना कि नहीं पकड़ा गया। कितनी रिवर फ्रंट में अभी नाम तो नहीं खुल के बाहर आए ना, सिर्फ बातें चल रही हैं, बिहाइंड द सीन है। बहुत सी बातें आ भी जाएंगी। हाँ, लेकिन फिर भी आपने जो जयप्रकाश नारायण जी के लिए बताया, तो वो तो उसको एलडीए को दे दिया गया। ठीक बात। और निश्चित तौर पे उस पे एलडीए काम कर रहा है। जब 22 में आप इलेक्शन लड़े तो टिकट कैसे मिला? अब टिकट पार्टी निर्णय करती हो, तो पार्टी कहती है कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाती। 27 में फिर लड़ेंगे? नहीं भाई, तो पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी, लड़ जाएंगे। नहीं तो लड़ना ही, पार्टी अगर तय करेगी तो लड़ना है, जैसे पार्टी जो निर्णय करेगी वो करेगी। ये राजनाथ साहब तय करेंगे? नहीं। अरे जीत का क्या फॉर्मूला है? जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है बैठता है, वो सब प्रत्याशियों के विषय में उसका अपना एक ओपिनियन रहती है कि कैसे किसका चयन हो, कौन कहाँ से लड़े। अब इसमें हम लोगों को तो कोई दखल नहीं होता जी। अगर जैसे जीत के फॉर्मूले की बात करें तो जैसे आपने लोकल पॉलिटिक्स से शुरू किया, एमएलए तक का पूरा सफर तय किया, बाकी लोग ऐसी क्या गलतियां करते? जैसे हाल ही में अभी बिहार चुनाव हुआ तो वहां भी बहुत सारे लोग हार गए,
जैसे यूपी में फिर से इलेक्शन होगा तो बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं, वो कौन सी मिस्टेक है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि केवल विधायक बनने के लिए या किसी पद पर पहुंचने के लिए भटकाव नहीं होना चाहिए। ये बड़ी समस्या है, मेजर प्रॉब्लम है। तो आप विधायक किसके लिए बने? जनता के लिए, रुतबा भौकाल पैसे के लिए? मुझे भौकाल तो मैं जानता नहीं भौकाल क्या होता है। हाँ, बिल्कुल सामान्य सा जीवन जीता हूँ, कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं ये है। इस बात का एहसास भी मुझे बड़ी मुश्किल से हो पाता है कि जब कोई कह देता विधायक जी तो मैं सुन लेता हूँ, बाकी इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। और लोगों से बस जुड़ा रहूं, बस यही केवल एक आकांक्षा रहती है, और लोगों के काम होते रहे। 27 में कितनी सीट आएंगी भाजपा की? अब इसके लिए मैं केवल एक ही बात कह सकता हूँ कि आप बिहार देख लीजिए, वही हवा इधर भी बहेगी। वही हवा 95%? वही हवा बहेगी। ठीक बात। अगर हम एक चुनाव लड़ने की बात करें, बिकॉज आपने सामान्य की सी राजनीति से अपना एक विधायक का चुनाव लड़ा, तो एक चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है? अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में तो हम लोग पैसा तो बहुत खर्च नहीं करते। पार्टी देती पैसा? पार्टी मदद करती है। जो कमजोर तरीके के जो प्रत्याशी हैं, आर्थिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे अगर, पार्टी वही करती है, अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाती है। सुनो, तो सभी तो संपन्न नहीं हो सकते। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि वहां पैसा दो टिकट लो। मुझे लगता है कि ये बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो कभी लागू नहीं हुई। मिल जाती है आराम मुझे से। बता दीजिए एक कोई भी एक उदाहरण बताइए कि जहां पैसा लेकर के किसी को टिकट दिया गया। हाँ, पार्टी मदद करती उनकी, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। भाजपा में आजकल जरा ब्राह्मणों को बड़ा खराब हाल चल रहा है। समाजवादी पार्टी के एक नेता है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले उनका भी पॉडकास्ट किया था, विनय शंकर तिवारी जी का, गोरखपुर के हैं जो। तो उन्होंने बताया कि करीब 1500 ब्राह्मण है जिनको जो है इनकाउंटर के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से सेट कर दिया गया। मुझे बताइए कि वो 1500 की सूची आपको उन्होंने बता दी, और अगर उनके पास 1500 की सूची होती तो अब तक जारी कर देते कि ये 1500 लोग मारे गए, ब्राह्मण सुरक्षित है फिर। अच्छा, आप ये बताइए कि अपराधी के साथ कौन सा व्यवहार होना चाहिए? जो कानून में लिखा है वो होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ कानून में बुलडोजर तो नहीं लिखा है ना? हा? कानून में बुलडोजर के बारे में तो नहीं लिखा है। कानून का जो परिहास करेगा, जो कानून से खिलवाड़ करेगा, जो कानून को चुनौती देगा, तो उसके साथ तो उसी तरीके का व्यवहार होना चाहिए। मतलब एक तो अम्बेडकर साहब वाला संविधान और दूसरा जो है नहीं, अम्बेडकर साहब के ही संविधान में सब कुछ है, और उसी संविधान के तहत दूसरा जो है योगी जी वाला संविधान है, बुलडोजर चलेगा। अम्बेडकर जी के संविधान के तहत ही देश चल रहा है, और अम्बेडकर जी ने जो संविधान में कहा था उससे अलग हटकर का बीजेपी ने कुछ किया हो तो आप मुझे बताएं। एक भी चीज बताइए कि अम्बेडकर जी संविधान, अम्बेडकर जी के संविधान की वास्तव में कोई सबसे ज्यादा सही तरीके से अगर उस पर चलने का प्रयास करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और अम्बेडकर जी का सम्मान भी अगर कोई राजनीतिक पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इन लोगों ने तो उनको भारत रत्न देना उचित नहीं समझा। अम्बेडकर साहब वाली किताब तो राहुल गांधी लेके घूम रहे हैं। और अम्बेडकर जी के जो संविधान है उसके सबसे ज्यादा किसी ने अगर धज्जी उड़ाई है तो कांग्रेस ने उड़ाई। आज तक अम्बेडकर जी के किसी भी आप ये देखिए कैबिनेट डिसीजन को लखनऊ की एक जनसभा के बीच में फाड़ के फेंक दिया गया। ये कब की बात है? ये जब मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे तो कैबिनेट डिसीजन हुआ था, और कैबिनेट डिसीजन को इन्होंने फाड़ के फेंक दिया कि हम इस कैबिनेट डिसीजन को नहीं मानते। ये संविधान की हत्या है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमेशा जो अम्बेडकर जी के जो सिद्धांत हैं, अम्बेडकर जी के जो संविधान है, हम लोग उसी पे चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए जरा कि अम्बेडकर जी के संविधान को जो अपराधी है उससे आप क्यों जोड़ते हैं? अगर अपराधी ने कोई बड़ा अपराध किया है तो पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करती है। अगर कोई पुलिस पे गोली चलाए
उस समय महत्वपूर्ण क्या होता है कि पुलिस अपने बचाव में भी कुछ करे। आजकल तो वीडियो उतना ही आता ना, इनकाउंटर करने के बाद बस उठा के ले जाते हुए। ये तो एक कहने की बात है। हाँ, लेकिन अगर कोई अपराधी किसी भी पुलिस वाले पे, पुलिस टीम पे गोली चला रहा है तो उसका जवाब किस तरीके से देना चाहिए? डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है, डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। और अगर करेगा तो स्वाभाविक है कि हो सकता है कि गोली कहीं लग जाए, कभी पैर में लग जाए, कहीं हाथ पे लग जाए, कहीं ना कहीं लग सकती है। और दूसरा ये कि जो लोग ये कहते हैं कि वो ब्राह्मणों के 1500 ये वो सब जो बात करते हैं वो केवल भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। मतलब पूरा सम्मान है, बढ़िया वाला सम्मान है। आप बहुत मुझे लगता है कि ब्राह्मणों की लोग कह रहे हैं सिर्फ ठाकुरों की। अच्छा एक बात बताइए कि ये ब्राह्मणों की बात क्यों होती है? लोग कह रहे सिर्फ ठाकुरों की चल रही। हाँ, आपको ऐसा महसूस हुआ कभी? नहीं, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि नहीं ब्राह्मण और ठाकुर की बात, ये तो जात का कोई मामला नहीं है। ये तो वो लोग चर्चा करते हैं जिनका बैकग्राउंड अपना, उनके परिवार का इस तरीके का रहा हो कि जहां पे क्राइम हो, अपराध हो, दूसरों को प्रताड़ित करने का उनका अपना एक तरीका हुआ करता था कि लोग बताते थे कि गोरखपुर के अंदर किस तरीके से हाथा में लोगों को ले जा करके उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको मारा जाता था, जाने कितनी हत्याओं की चर्चा होती है। तो जिनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो वो बात करें, जिनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड खुद अपने में इतना ज्यादा गंदा है जी, वो क्या बात करेंगे कि, और ब्राह्मण की बात करते हैं। इस मामले में ब्राह्मण हो जाते हैं। जब पिछड़ों को, दलितों को, दूसरे ब्राह्मणों को, अन्य वर्गों को सताते थे तो उसकी चर्चा नहीं करते वो लोग। ठीक बात। योगी जी पर एक लाइन, कैसे मुख्यमंत्री, कैसे चला रहे सरकार? आप केवल एक तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे देश पे एक नया मॉडल डेवलप हुआ है, वह योगी मॉडल। प्रदेश में लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार वही चीज की जाती है जिसकी स्वीकारता हो। इसका मतलब है कि जब योगी मॉडल को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो जरूर सरकार चलाने का तरीका बहुत बेहतर है। उत्तर प्रदेश की जनता भी ये समझती है और यही कारण था कि 5 साल बाद यहाँ सरकारें बदल जाती थी। 5 साल के बाद जनता ने दोबारा कहा कि नहीं, योगी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो 27 में नहीं बदलेगी, तो 17 से 22 में भी नहीं बदली, और 27 की जहां तक बात है तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि बिहार की हवा यहाँ पे आएगी। ठीक बात। तो अगर जैसे योगी जी की बात कर रहे हैं तो वो जैसे बुलडोजर चलवा देते हैं, सही है? बुलडोजर, आप ग्राम समाज की जमीन पे जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन करेंगे, अपनी कोठियां खड़ी करेंगे। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषदों की जमीनें आप कब्जा करेंगे, उस पर आप अपनी कोठियां खड़ी करेंगे, अपने रिश्तेदारों की कोठियां खड़ी करेंगे, तो ये बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी 72 आवास आपको आज से 10 दिन पहले 72 आवास, 10 तारीख की बात है, मुख्तार अंसारी वाली जमीन पे बना हुआ है। की जमीन पे 72 आवास गरीबों को दिए गए। यानी गरीबों की जमीन पे एक माफिया अपनी बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर देता है। ये सही है कि उस माफिया से जमीन छीन करके गरीबों में बांट दी जाए? ये सही है? आप ये कल्पना करिए। नहीं, जो किया बढ़िया ही किया, सरकार ने किया तो नियम कायदे कानून से ही किया होगा। नियम कानून, आप देखिए डीजीपी ऑफिस के सामने कोई माफिया इतना हिम्मत कर ले, मुझे लगता है कि ऐसी सरकारों को तो डूब मरना चाहिए कि जिनके शासनकाल के अंदर माफिया इतना सशक्त हो जाए कि वो डीजीपी ऑफिस के सामने अवैध तरीके से जमीन पे कब्जा करके अपनी एक शानदार कोठी खड़ी कर दे। ठीक बात। उत्तर प्रदेश को जो है योगी जी चला रहे हैं या अमित शाह साहब चला रहे हैं? अमित शाह जी अपना गृह मंत्रालय जिस तरीके से चला रहे हैं अपने में अद्भुत है। कभी आप देखिए, आप अनुभव करिए कि नक्सलवाद को समेट करके छोटी सी जगह पे सिकोड़ के लाके खड़ा कर दिया। आप अनुभव करिए। आप लोग इस पे गौर नहीं करते। उन्होंने कहा था नक्सलवाद को हम खत्म करेंगे, लगभग खत्म कर दिया, पूरे नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले जाके बिल्कुल छोटी सी जगह पे खड़ा कर दिया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य महाराज जी ने कहा था कि वो क्राइम को उत्तर प्रदेश से खत्म करेंगे। उन्होंने क्राइम को एक उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी क्राइम करने के पहले 10 बार सोचता है। तो दोनों लोग अपने अपने तरीके से शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी इंजन टकरा जाता है, ये प्रश्न इसलिए पूछा था। हमारे कानपुर देहात में मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा वीडियो अभी वायरल चल रहा था, प्रतिभा शुक्ला जी और देवेंद्र सिंह भोले जी का। तो आपस में ही इंजन टकरा जाते हैं, ब्राह्मण ठाकुर फैक्टर आ गया। ये ब्राह्मण ठाकुर नहीं, आपस में कभी कभी कुछ कार्यकर्ताओं में आपस में हो जाता है। इसको ब्राह्मण ठाकुर का रूप क्यों दिया जाता है? ये तो नहीं दिया जाना चाहिए और इसका कोई औचित्य भी नहीं है। आप नहीं मानते, मतलब कि भाजपा के अंदर दो भाजपा आप नहीं मानते, एक है भाजपा एक है। हाँ, अगर दो कहीं कोई कार्यकर्ता आपस में लड़ जाए, उसको दो थोड़ी बाद में डिवाइड कर देंगे आपके, नहीं दो जगह पे बट गया, नहीं, एक ही है, वो एक ही। समाजवादी पार्टी में कौन सा नेता है जो योगेश शुक्ला जी को बढ़िया लगता हो? कोई नेता है भी कि नहीं? मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इतने अच्छे लगते हैं। सबसे बढ़िया आपको भारतीय जनता पार्टी में कौन लगता है? सबसे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे महाराज जी हैं। तो सबसे ज्यादा बढ़िया मुझे लग रहा है राजनाथ साहब भी लगते हैं। राजनाथ सिंह जी तो अच्छे हैं, ये सभी नेता हमारे अच्छे ही हैं। अब एक बात बताइए, वैचारिक रूप से जब एक पार्टी चल रही है, विचारों के आधार पर चल रही है, और उसी विचार को मोदी जी भी उसी विचार पे चल रहे हैं, उसी पे योगी जी भी चल रहे हैं, उसी पे राजनाथ सिंह जी भी चल रहे हैं, उसी से अमित शाह, और उसी पे करोड़ों कार्यकर्ता चल रहे हैं। इसमें अच्छा बुरा का कोई राजनाथ साहब पर एक लाइन, बिकॉज आप उनको बहुत पसंद करते हैं, आपका एक पर्सनल टच भी बढ़िया है, एक लाइन। मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित, मतलब एकदम कार्यकर्ता जहां वहां राजनाथ साहब। हाँ, 17 अकबर रोड अगर कोई जाता है कार्यकर्ता, तो वो मिलके ही लौटता है। अभी भी मिलते हैं सबसे, वो सबसे मिलते हैं, अब ऑपरेशन होकर मिलके के बहुत अच्छे तरीके से मिले, ये बहुत बड़ी क्वालिटी। थोड़ा सा आपकी विधानसभा में वापस आएंगे कि आपकी विधानसभा की जो मेन आर्थिक समस्याएं थी, जो मेन समस्याएं थी, वो क्या जड़ है? मतलब किसको आपने रिजॉल्व कर दिया है, कि कितना रह गया है, कितना और करना है? लखनऊ बड़ी तेजी से बढ़ने वाला एक शहर है, और जितनी तेजी से विकास हो रहा है उतने संसाधनों की जरूरत भी है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इतना पैसा नहीं होता कि वो एलडीए से ही मकान खरीदे। एलडीए इतने मकान दे भी नहीं सकता। तो लोगों को प्रॉपर्टी डीलर वगैरह सब समझा करके कि हम आपको सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, और सोसाइटीज बना के कर वो बेच देते हैं उनको। बेचने के बाद वो अपने चले जाते हैं, फिर जिम्मेदारी हम लोगों की आती है। तो बस इस काम को पूरा कर लें, समझिए बहुत बड़ा काम हो गया। क्या क्या काम उसमें, या क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? तो कठिनाइयाँ यही आती हैं कि हम एक सड़क किसी कहीं पे बनने के लिए देते हैं, और कई गुना मकान उससे बन के खड़े हो जाते हैं, फिर वो कि वहाँ भी बनाना है। लंबे समय से लखनऊ विकसित होता जा रहा है, लोग सोचते हैं कि उनका भी एक मकान लखनऊ के अंदर होना चाहिए। अगर हम भविष्य के लखनऊ की बात करें तो आप कैसा लखनऊ देखना चाहते हैं? आपने देखा होगा कि एनआरसी की तरह लखनऊ में एसआरसी, एससीआर सॉरी, स्टेट कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन, जैसे नेशनल कैपिटल, जैसे एनसीआर है वैसे एससीआर बनाना चाहते हैं। हाँ, जैसे एनसीआर है उसी तरीके से एससीआर के लिए भी सरकार ने ये तय कर दिया है कि किन किन क्षेत्रों में एससीआर बनेगा। उसमें बाराबंकी का भी एक क्षेत्र है, उसमें सीतापुर का भी है, उसमें हरदोई का, उन्नाव भी है, कानपुर का भी है, उन्नाव का भी है, नहीं कानपुर का तो नहीं है, उन्नाव का है, उन्नाव शायद रायबरेली का है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला जो लखनऊ है वो इतनी तेजी से डेवलप होगा कि बिना एफसीआर के स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हाँ, वो नहीं आ सकता, क्योंकि एफसीआर की जब हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें बिजली भी होती है, सड़क भी होता है, पानी भी होता है, और अच्छे स्कूल भी होते हैं। कब तक बना देंगे एफसीआर? अब काम चल रहा है उस पर,
कैबिनेट डिसीजन हुआ है। लोकल पॉलिटिक्स का हम लोग बहुत देर तक जिक्र कर रहे थे, बस अंतिम प्रश्न है। तो लोकल पॉलिटिक्स में ब्लॉक प्रमुख आता है, जिला पंचायत अध्यक्ष आते हैं, तो ये सब लड़वाते हैं आप? सभी चुनाव में मैं इंटरेस्ट लेता हूँ। इंटरेस्टेड है? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन से चुनाव में आता है? सभी, मुझे यही चुनाव अच्छे लगते हैं। यही वाले, एकदम दबंगई वाले? नहीं, दबंगई तो ब्लॉक प्रमुख तो दबंगई वाला है। नहीं, कोई दबंगई नहीं, पैसे वाला चुनाव है। पैसा है, हो सकता है पैसे की बात हो, लेकिन हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अपनी पार्टी का कोई ब्लॉक प्रमुख हो, पूरा जोर लगा देते हैं। हाँ, अपनी पार्टी का कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, अपनी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हो, तो इस तरीके की सोच रहती है। जो हो अपना हो, पार्टी का हो। हाँ, अपना पार्टी का हो तो ठीक बात। आपसे बात करके, वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे समय दिया, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं जो दर्शक हैं उनको मजा आया होगा इस इंटरव्यू में। इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारे प्रश्न ऐसे किए हैं जो आप सभी को आमतौर पे इंटरव्यू में नहीं मिलते हैं। नमस्कार।